किसान को अलग अलग विखंडित कर दिया गया। किसान धर्म और जाति की बात करने लगा, अपना हक भूल गया, अपनी नीति भूल गया। आज इस आंदोलन पर हम देख रहे हैं पूरे देश में किसान संगठित हो रहा है, अपने आप संगठित हो रहा है, जगह जगह संगठित हो रहा है। आज किसान के बीच में हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है, आज किसान के बीच में जाति धर्म की कोई बात नहीं है। हम सब किसान हैं। हमारा किसान और यूपी हरियाणा दूसरे के किसानों में अंतर है। यह शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं। हमारे राजस्थान के ग्रामीण अंचल का प्रत्येक शेड्यूल कास्ट का सदस्य निश्चित रूप से किसान है। ऐसा कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति नहीं है जिसके नाम भूमि नहीं है, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित किया गया रेवेन्यू एक्ट कहता है कि हिंदू राजस्थान का प्रत्येक शेड्यूल कास्ट जो गांव में निवास करता है उसके चाहे 1 बीघा हो चाहे 100 बीघा हो, उसके नाम जमीन है, और जमीन है तो हमारा भाई है, वो हमारा किसान है। हम किसानपन की भावना से काम करते हैं, इसलिए किसानपन की भावना से करते हुए जयंत चौधरी जी की हाथ मजबूत करने हैं, किसान मूवमेंट को जीत दिलानी है। मैं मेरी बात खत्म करूं। जय हिंद, जय किसान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले वक्ता के रूप में निवेदन करूंगा राजेंद्र जी कालरी आए और अपना समय सीमा का ध्यान रखें। तो सियाना आदमी बेरो है। हेलो, चालू है। आज के इस किसान सम्मेलन में सर्वप्रथम मैं शहीद शमशेर सिंह जी के चरणों में हम सब यहाँ पर विराजमान महानुभावों की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके 61वें जन्मदिन की शुभकामनाएं पूरे परिवार को देता हूँ। शहीद का नाम सदा अमर रहे, ऐसी मेरी उनके प्रति आस्था और भावना है। साथियों, हमारे राजस्थान की चूरू जिले की धरती पर हिंदुस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के लाडले पोते भाई जयंत चौधरी के यहाँ पधारने पे उनकी पूरी टीम का मैं स्वागत करता हूँ। और इसके साथ हमारे राजस्थान प्रदेश के लोकदल के अध्यक्ष भाई कृष्ण कुमार जी सारंग, जिनके पिताजी थार के गांधी कहलाते थे, इस राजस्थान के गांधी थे, उनकी भी मैं यहाँ पधारने पे तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। बाकी मैं सम्मानित मंच कहूँगा। मेरे सामने बैठे मेरे बहुत ही जुझारू और शानदार ताकत रखते हुए मेरे किसान भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, देखिए मैं 1-2 बात, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी का आप तो उनके पोते रहे हो लेकिन हम उनके अनुयायी रहे हैं, तो मैं 1-2 बात वो भी कहना चाहूंगा। साथियों, आज देश के ऊपर बहुत बड़ा संकट है। चाहे हम किसी भी पार्टी को मानने वाले हों, चाहे हम किसी भी विचारधारा से जुड़े हुए हों, और चाहे हम किसी भी पद पे आसीन हों, आज हमारा धर्म और कर्तव्य बनता है कि आज हिंदुस्तान का मेहनत कश और वो कमेरा बड़े संकट में है। और जो तीनों काले कानून ये जो मोदी जी की कंपनी इस देश में लेके आई है, मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री के रूप में चुना था, लेकिन मोदी जी सिर्फ अडानी और अंबानी के मुनीम के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस हिंदुस्तान के जितने भी राष्ट्रीय उपक्रम हैं उनको वो सबको बेच चुके हैं। आखिर इस देश का जो स्वाभिमान बचा है किसान, उसको भी बेचने के लिए इन तीनों काले कानूनों के माध्यम से, जब ये तीनों काले कानून धरातल पर आ जाएंगे और अपना अमली जामा पहन लेंगे, उस दिन इस देश का धरती पुत्र, इस देश का किसान अपने आप को लूटा हुआ महसूस करेगा। साथियों, मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ क्यों मैं काफी बार गया हूँ, टीकरी बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, ढांसा बॉर्डर, हमने देखा है कि आजादी का युद्ध तो हमने नहीं देखा, लेकिन वहाँ विराजमान किसानों में इतना जुनून, इतना जोश, इतनी एकता हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी।
हमारे पुरखों ने आजादी का आंदोलन जरूर देखा होगा। इसलिए साथियों, उस जुनून को मजबूत बनाने के लिए किसानपन की भावना से सभी पार्टी और विचारधाराओं से ऊपर उठ के इस किसान की लड़ाई को आप इस देश के मेहनत का स्वर कमेरे वर्ग के स्वाभिमान को जिंदा रखना है तो हम लोगों को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, निश्चित रूप से लड़नी पड़ेगी। भाई जयंत जी से मैं अपील करूंगा कि जयंत जी, आप उस शख्सियत के पोते हो जिनको किसानों का मसीहा कहा जाता था। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे, देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलियान से होकर गुजरता है। असली भारत हिंदुस्तान गांव में बसता है। और चौधरी साहब ने 1980 में फिरोज शाह कोटला मैदान में हमारी एक युवा लोकदल के कार्यकर्ताओं की रैली बुलाई थी, सभा बुलाई थी किसान के बेटे नौजवान को कि आप किसानी के अलावा दूसरे काम धंधों में अपनी हिस्सेदारी ज्यादा रखें और खेती पर कम से कम हाथ रखने चाहिए और दूसरे धंधों में मेरा किसान मतदाता और मेरा किसान का बेटा दूसरे धंधे और रोजगारों को अपनाने का काम करे। इसलिए भाई जयंत जी, हम ये उम्मीद रखते हैं आपसे कि आप उस महान धरती पुत्र के, उस किसानों के मसीहा के, आप और कृष्ण कुमार जी दोनों उस महान शख्सियत के मतलब लाडले वंशज हो और आपसे हम उम्मीद रखते हैं कि आप ये जागृति इस राजस्थान और हिंदुस्तान में किसान की लड़ाई लड़ने की ताकत आप हासिल करेंगे और इस पूरे राष्ट्र भर के किसान को एक करके ये आंदोलन आप लड़ोगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे विचारों को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी का। अब मैं आगामी वक्ता के रूप में निवेदन करूंगा आसाराम जी सैनी, और शब्दों में आपका धन्यवाद करेंगे। आसाराम जी सैनी जो चूरू जो सभापति है, उनके ससुर जी हैं आसाराम जी। परम सम्मानीय आज के मुख्य अतिथि हमारे चौधरी चरण सिंह जी के पोते, हम सबके अजीज जयंत चौधरी जी, कृष्ण कुमार सारण जी, मंत्री राजवान, सभी नेतागण और सामने उपस्थित गांव-गांव ढांढानी शायद दूर दूर से मेरे किसान भाइयों, वास्तव में आज भारत के अंदर बहुत ही बुरी स्थिति है। एक जमाना था जब देश की पार्लियामेंट के अंदर चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, चौधरी कुमाराम, दौलत राम सारण जी जैसे लोग हुआ करते थे। आज देश का संसद किसानों की आवाज उठाने के काबिल नहीं रह गया है। देश की संसद के अंदर किसानों के नेता नहीं है। इसलिए समय आ गया है जयंत जी, आप जवान आदमी हो। जिस प्रकार एक बार चंद्रशेखर ने, जयप्रकाश नारायण ने इस देश के अंदर लगाने के लिए मूवमेंट शुरू किया था, वैसे ही आप चंद्रशेखर की तरह पैदल यात्रा इस हिंदुस्तान के अंदर किसानों की आवाज को उठाने के लिए शुरू कर दीजिए। सारा देश आपके साथ हो जाएगा। आज क्या हालात हो गए हैं, आज देश के अंदर, राजधानी के अंदर, भारत के अंदर 217 से ज्यादा किसानों ने अपना जीवन दे दिया है। उसके बाद भी मोदी और अमित शाह के कान पर जूं नहीं रेंगती है। कल्पना करो, हिंदुस्तान की संसद के अंदर गांव के रहने वाले कितने लोग चुन करके गए हैं, 25 तो राजस्थान से गए हुए हैं। वैसे ही देश के अंदर 300 से ज्यादा संख्या है, लेकिन किसी की मां ने दूध नहीं पिया। मोदी और अमित शाह के सामने किसी पार्लियामेंट के मेंबर की बोलने की हिम्मत नहीं है कि जब किसान देश में इस कानून को नहीं चाहते हैं तो इस कानून को क्यों थोप रहे हो। इसलिए मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, समय आ गया है इस देश के अंदर किसानों को जगाने का, किसानों की आजादी की लड़ाई लड़ने का। इसलिए आपसे मेरी अपील है कि आप सब लोग जन भावना को देखते हुए हिंदुस्तान के अंदर बड़े लेवल पर मूवमेंट पैदा करो, वरना आने वाले समय में शायद इस देश के अंदर वोटों का राज भी नहीं रहेगा और किसानों की आवाज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आप सब लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आसाराम जी। सभी वक्ता काफी है। मैं मंच की ओर से मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, क्योंकि जयंत जी के पास समय कम है और थोड़ा सा शोर्ट लेना पड़ेगा। मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच मौजूद
राजेंद्र जी शर्मा, पूर्व विधायक राजस्थान के प्रभारी राजेंद्र जी शर्मा उद्बोधन दें। इस विशाल किसान सभा के सम्मानीय प्रधान जी, सम्मानित मातृशक्ति, सम्मानित किसान भाइयों, लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे देश के किसानों के प्रिय नेता जयंत चौधरी जी, सम्मानित साथीगण, मैं सर्वप्रथम शहीद शमशेर सिंह जी को नमन करता हूं। और मुझे जो बताया गया अध्यक्ष जी ने, ये क्षेत्र महान स्वतंत्रता सेनानी शहीदों का क्षेत्र है। मैं इस क्षेत्र के तमाम इस पृथ्वी को भी नमन करता हूं। किसानों के बारे में वैसे चर्चा तो सदैव रही, महीनों से चर्चा होती है। और ये भी कहा गया, अभी हमारे चौसा बोल रहे थे कि हमारा संसद में प्रतिनिधित्व न रहा। मैं तो क्योंकि जैन जी का मतदाता भी हूँ बागपत में, हम मानते हम लोगों का कहीं न कहीं दोष रहा और ये दुर्भाग्य है। परसों जैन जी मेरठ में थे, कई किसानों ने कहा, किसान नेताओं ने कहा, यदि जैन जी, चौधरी अजीत सिंह जी भारत की संसद में होते तो मोदी और उसकी सरकार की हिम्मत नहीं थी कि ये काला कानून पास कर दे। मैं, क्योंकि हम सब लोगों को जल्दी भी है, जैन जी को बोलना, रात को उनको सुनना भी है। अभी परसों बामरोली में चौधरी अजीत सिंह जी थे, उन्होंने कहा कि मुझे समझा दें कि ये कानून जो है इसमें किसान का कौन सा लाभ है, और मैं देश के किसान को समझा दूं। किसान कहता मुझे नहीं चाहिए, मैं दूध मालिया नहीं पीता दिन में, तो आप जबरदस्ती दूध पिलाना चाहे, मैं कहता हूं मैं दूध पीना नहीं चाहता, आप मुझे दूध पिलाना चाहते हैं। यदि ये हित में होते तो इस देश का लाखों किसान महीनों से भयंकर ठंड में, शायद हम में से कोई हिम्मत नहीं करेगा, इतनी भयानक ठंड में दिल्ली में सड़क पर पड़ा होता, कोई हिम्मत नहीं करता। मगर समझ में नहीं आता, सरकारें आजादी के बाद, आजादी का आंदोलन गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया, मगर आंदोलन तब सफल हुआ जब देश के गांव के किसान ने आजादी के आंदोलन में तिरंगा झंडा लेकर के शिरकत की। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, आंदोलन चाहे चुनाव भी देखिए, सारंग जी जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं, वो चुनाव में प्रत्याशी जीतता है जिसका चुनाव मतदाता लड़ाता है। जैन जी जब ट्रैक्टर पर बैठे और ये ट्रैक्टर चला रहे थे, नौजवान लोग नारे लगा रहे थे, मैंने देखा बस से होटल पे खड़ा हुआ व्यक्ति जैसे नारा लगता था, नारे का जवाब बस से देता था, चाहे कहीं भी जा रहे हैं। मित्रों, ये आंदोलन, कई लोग कहते हैं आंदोलन सफल होगा, मेरा ये पक्का भरोसा है। देश के जन जन में आज आंदोलन का आह्वान घर घर में गूंजा है, और आजादी के बाद पहली बार किसान इस तरह से इकट्ठा हुआ है, इकट्ठा होकर के उसने अपनी आवाज को बुलंद की है। लोग कहते हैं, सरकार के लोग कहते हैं चंद किसान बैठा है, जो आज यहाँ बैठा है ये हजारों किसान का एक घर आंदोलन में शरीक है। देश के कोने कोने का किसान इस आंदोलन में शरीक है। हमारा सबका भरोसा है, यदि गूंगी बहरी सरकार, अंत को खुदा को भी बैर होता है। मोदी जी सत्ता के नशे में चूर है, अमित शाह जो उनके सबसे बड़े सलाहकार हैं। अभी पूनिया साहब शायद कोई बोल रहा था, अमित शाह जब चलते बोलते हैं, लोग उनके बारे में जो कहता है शायद वो जानते भी नहीं है। ये शुद्ध रूप से तानाशाही सरकार है। लोकतंत्र में कहा जाता है लोकशाही है, जनता की सरकार है। चौखंबा, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके पुरखाओं ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया होगा, हमारे पुरखाओं ने जंग आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास किया। आज चौखंबा को हिलाया जा रहा है, विधायी का हली है, न्यायपालिका हरी है, प्रेस हली है, चौखंबा, चारों खंबे हिलाने का प्रयास मोदी की सरकार को है। मैं आपसे आह्वान करता हूँ, किसानों ने हम अपने हक के लिए तो लड़ी रहे, यदि भारत में पंचायत राज को जिंदा रखना है, जनतंत्र को जिंदा रखना है, आपको एक एक साथी को, एक एक भाई को, माता और बहनों को बलिदान करने के लिए तैयार होना होगा। जब भी भारतीय जनता बचेगा तभी किसान बचेगा और किसान की इज्जत बचेगी। अभी कहा साहब के बारे में कहा गया, चौधरी चरण सिंह कहते थे किसान की एक निगाह खेत पर और दूसरी निगाह वोट पर, मगर आज की सरकार की निगाह केवल अंबानी
और अडानी पर है। विकास का रास्ता किसान के खेत से नहीं, आज विकास का रास्ता मोदी जी के कारनामों के अनुसार केवल विकास का रास्ता देश के धना सेठों के घर में जाता है। इसलिए चौकन्ना हो जाओ, सावधान हो जाओ। जैन जी भारत के कोने कोने में किसान को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस दिन दिल्ली में किसान आंदोलन में निराशा हुई थी, चौधरी अजीत सिंह ने एक फोन के ऊपर देश के किसान को मजबूत किया, खड़ा होने का प्रयास किया। हम चौधरी अजीत सिंह को बहुत बहुत बधाई देते हैं। प्रभु उनको ताकत दे किसानों का नेतृत्व करने की। मैं जैन जी ने जो बीड़ा उठाया है, वो नौजवान है, उनके मन में किसान के प्रति एक कसक है, उनके मन में किसान के प्रति उनकी दिक्कतों को हल करने का जज्बा है। मैं पुनः प्रभु से भी मेरी आशा है उनकी शक्ति और ताकत किसान की ताकत के साथ ऐसे आगे बढ़ती रहे। जय जवान जय किसान। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब मैं अगले वक्ता के रूप में, क्योंकि समय का अभाव है, मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष और इस क्षेत्र में लगातार किसानों के लिए सक्रिय रहने वाले कृष्ण जी सारण को इनवाइट करूं। उससे पहले भरत जी सुंडा से निवेदन करूंगा। धन्यवाद स्वरूप अपने 2 शब्द कहें भरत जी। सबसे पहले मेरे पिता शहीद शमशेर सिंह को नमन करते हुए राजस्थान के राम, दौलत राम, कुंभाराम और देश के साथ चौधरी साहब चरण सिंह जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और जयंत भाई का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि छोटे से निवेदन पे अध्यक्ष जी कृष्ण जी ने कहा और वो रतनपुरा चले आए और इस चिलचिलाती धूप में ट्रैक्टर पे सवार होकर हम लोगों को हौसला देने के लिए पधारे। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। बाबा साहब के संविधान को जिन लोगों ने जमीन पे उतारा, दौलत राम, कुंभाराम और चौधरी साहब ने जो संघर्ष किया है, मेरे यहाँ जितने भी युवा साथी हैं, मेरा एक ही निवेदन है उनसे कि चौधरी साहब के संघर्ष को पढ़िए, कुंभाराम जी को जानिए, दौलत राम जी को जानिए। हमारे इन प्रोग्राम के उद्देश्य से हम सबको समझ में आ जाएंगे। समय कम है, नहीं बोल पाऊंगा, सबसे माफी चाहूंगा। धन्यवाद। असंख्य लोग जिन्होंने इस प्रोग्राम में अपना योगदान दिया, उनको मेरा नमस्कार, प्रणाम, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण कुमार जी सारण, जो हमेशा किसानों के बीच सक्रिय रहे हैं। कृष्ण कुमार जी सारण अपने विचार प्रकट करें। सब पहले तो शहीद शमशेर सिंह जी ने मैं नमन करूं। पांगी जन्म तिथि कोई कार्यक्रम रखे हुए हो और ये राजगढ़ की धरती में शहीद वीरांगना की कोई कमी नहीं है, शहीदा की कोई कमी नहीं। वहां सब ने नमन। आज सूरवीरा की धरती रही है। मारवाड़ी में सुनना चाहोगे? हिंदी में, मारवाड़ी में जैन जी तो सदा मारवाड़ी में बोल दिया। हाँ मैं समझ जाएंगे आप। मारवाड़ी हाँ कोई एक तो बोले है? आपकी भाषा तो थी सोरो सो। राजगढ़ की धरती हमेशा सूरवीरा की धरती रही है। मैं जैन जी ने रास्ते में बता रहे हो कि 135 ऐसे ताम्रपत्रधारी स्वतंत्रता सेनानी है, हर जगह ताम्रपत्र नहीं लिया, बाकी गिनती नहीं है। इलिया सूरवीरा की धरती। और आज भी और सूरवीरों को खून उबालो खावा है राजगढ़ की धरती पे। मेरे ख्याल हुई चूरू जिले में समझ करोगा या बाने बैठे रहने दे बटई या मोदी जी ने लूटने दे देश में। बहुत सा वक्ता हमारे बीच में शेर सिंह जी गहरी पकड़ी दूर हुई दिखे, बाकी बात सुनना चाह रहे हैं। डॉक्टर राहुल कसवा जी भी सुनना चाह रहे हैं। बीकानेर उछाल के श्याम सुंदर जी आए हमारे बीच में, बहुत अच्छा प्रोफेसर है और बहुत वनस्पति का प्रेमी है। हजारा पेड़ आपके जीवन के अंदर लगाए आगे बहुत अच्छा वक्ता है, सुनना चाहा। हमारा साथी है भागीरथ जी मान, आने भी सुनना चाहा। आसाराम जी हमारे बीच में बोले हैं, चंद्राराम जी आ रहे भी बीकानेर उचाल के हैं, बहुत सारा साथी हैं और जगह में सब सुनना चाह रहा, लेकिन समय अभाव में मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं बाकी बात नहीं सुन पाया। हमारा साथी शमशेर जी खोकर हमारा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिले का अध्यक्ष है, बाऊ भी मैं चाह रहा कि मैं भी 2 शब्द कहूँ, लेकिन जैन जी को हुक्म हो कि मेरे फ्लाइट को टाइम है
और फ्लाइट थे जानो टाइम हुई जावे। आती टाइम तो आधा पौन घंटा लेट हुई, लेकिन जाती टाइम भी वो टाइम फिक्स है। इसलिए मैं ये प्रोग्राम बाकी बात नहीं सुन के मैं इन्हें शुरू करने की कोशिश कर। चूरू की धरती पर मैं 950 दिन ये पानी के नहर के आंदोलन के लिए धरनों लगायो। आप लोग आगे गांव में भी बैठे मीटिंग करके गया, और ददरेवा गांव में एक सम्मेलन करियो, एक रैया टुंडा में बहुत बड़ी मीटिंग करी भी। मैं जयंत चौधरी जी भी आया ददरेवा के अंदर इन समर्थन देने के लिए। आज 1 साल ज्यादा हो गया, सरकार ने 2 साल हो गया, और भी 1,38,000 काटेड़ रकबे ने सरकार अभी तक जोड़ो नहीं है। मैं आज राज्य सरकार वहां मांग करा कि भी काटेड़ के रकबे ने या तो जोड़ दे, नहीं मैं आंदोलन करने के लिए वापस नहीं मुहिम चालू करूंगा। और चाहे कोई सरकार हो, किसान के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं है कोई भी सूरत के अंदर। आज और दिल्ली को जो कानून लागू हो, जो कृषि बिल है, इनके बारे में विस्तार जैन जी आज आप मार्गदर्शन देवेगा। लेकिन ये आंदोलन में तो उठा दियो लगभग सारो, और राकेश टिकैत जी ने घेर लियो चारों मेरू, 100, 150, 200 आदमी बच्चा बाकी ने भगा दिया। और जब चौधरी अजीत सिंह जी राकेश जी ने फोन करके कहो कि राकेश उठने की जरूरत नहीं है, 30 मिनट का समय है, 30 मिनट इनको रोक ले। हजारों लोग लाइन लगा करके यहाँ पर इस आंदोलन में आ रहे हैं। जब राकेश जी टिकैत की भावुकता फूटी, और भावुकता फूटी तो मैंने गलती को एहसास होया, आत्मा की आवाज बाहर आई कि मेरा गलती होगी। मैं RSS बीजेपी वाला के चक्का में हिंदू मुसलमान में फंस के अजीत सिंह जी ने चुनाव हरा दिया। जब बात स्वीकार करी भी गलती ने, और आ गलती अपन सबने स्वीकार करनी पड़ेगी पूरे देश के अंदर, कि जितना बढ़िया लोग जितना लोकसभा के अंदर बोलने वाला लोग सबने 8 राजनीतिक साजिश के अंदर आप 8 रोक लिया, विधानसभा में लोकसभा में नहीं जाने दिया। इन पर अपन ने विचार करने की जरूरत है। मैं एक ही बात कहना चाहूँ, जैन जी ने सुनागा आप सब, लेकिन माइता को नारा दिया है कि चेतो करो जातिवाद के खिलाफ, धर्मवाद के खिलाफ और दलगत राजनीति के खिलाफ, और चेतो करके एको करो, और फिर भी वो खुद को करो। तो चेता करने को काम तो दिल्ली का सूरवीर कर रहे हैं, किसान जागो और महापंचायत तो जैन जी और टिकैत जी कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर चेतो करने का काम कर रहे हैं और एको कराने का काम कर रहे हैं। अब सिर्फ खुद को बाकी है। खुद को तो चुनाव में करसिया और इशो करसिया कि बिल भी ला करके बिल में घुस जाएगा, तो पर पाछा ले आगे सोचते हैं कि मोदी एंड पार्टी ने वापस ये काम के लिए आप सब जुटांगा। मैं ज्यादा सक्रिय नहीं हो राजनीति के अंदर, क्योंकि मैं ज्यादा आचार्य हूँ कि मारा तो मार्गदर्शन हो बुजुर्गों का। टोपी मांगी मैं 2 जुलाई 2012 ने मांगे, मूर्ति लगाई सरदार शहर में, जब शपथ लेके धारण करी। 1942 में बाद शपथ लेके देश के लिए टोपी ने धारण करी। और स्वामी ओम पूर्ण स्वतंत्र जी तिरपाली आश्रम वाला वहां टोपी शपथ दे करके मैंने धारण कराई कि मर्यादा को तन पालन करना है, और जो किसी तने मिली है भी सीख के ऊपर चलना है। तो मैं जो चौधरी चरण सिंह जी की, कुमार राम जी आर्य की, दौलत राम जी सारण की जो माने मार्गदर्शन दिए रहे, जो संस्कार दिए रहे, भी मैं बदल नहीं सका। इसलिए मारो झूठ और पाखंड और बेईमानी नहीं हुआ, और बेईमानी नहीं हुआ इसलिए लोग कहते हैं कि नाम बेईमानी कौन करो, लाडू बुनिया कौन खुलाओ, गाड़ियां कौन भेजो मान बुलाने के लिए मीटिंग के अंदर, और मीटिंग के अंदर गाड़ियां भेजो और सुविधा भेजो, पिसब दो जद में आवा। मैं ये संस्कार नहीं पाले। मैं चोरी करके लाशा तो थाने बेचा, और थे हमारे साथ एक बावाद के साथ इकट्ठा होशा तो बात चोरा की सारी दुकान बंद कर दे, शाही पे काम करता वाला लोग। विचार आप लोगों ने करना है। आप सब साथ दियो, चौधरी चरण सिंह जी को साथ दियो, कुमार राम जी आर्य को दियो, दौलत राम जी सारण को साथ दियो, तो बा विश्वास के साथ थारी लड़ाई लड़ी, और सारा किसान वर्ग का जितना हक का फैसला है अही टिकटी का करना है। राजस्थान में अपने जमीन को मालकाना दियो, कुमार राम जी रेवेन्यू मंत्री बनया। मैं बोला दौलजी भाई कहता है दौलत राम जी ने क्या दौलजी भाई क्या हुक्म है? तो मैं बोला चौधरी साहब एक ही समस्या है, समस्या है कि अपना गांव का लोग स्थिर नहीं है, और स्थिर नहीं होने को एक ही कारण है कि अपन जमीन नहीं है, चावल जब ठिकाना लावा जूत मार के भगा दे, आई नहीं स्थिति अपनी। और फिर बोले तो क्या इलाज है? बोले एक इलाज है कि जो खेती जमीन भी की जो बाव बिंगी वो कानून बने। तो बोले दौलजी भाई लिखो, और दौलत राम जी सारण भी कानून की ड्राफ्ट करो, और चौधरी कुमार राम आर्य भी पे एक लाइन लिखी कि जमीन दी की जो बोवा बिकी और साइन कर दियो कुमार राम आर्य जदा अपन जमीन मिली।
और दिल्ली में बैठे हैं जगह जमीन अपनी छीनना चाह अपनी खेती छीनना चाह अपने बर्दाश्त को बाहर है इंगल ये संघर्ष करांगा देवगा नहीं साथ जैन जी पूरे देश में अलग जगा रहे हैं बात की कि अरे एक जगह आओ अपील करिए कि एक जगह आओ। मैं अजू अपील करा कि जितना भी चरण सिंह जी का, दौलत राम जी सारण का, कुमार राम जी आएगा, सब बिना विचारों जगह सहमत लोग हैं, वैसे हमारे साथ आओ आओ मिलकर के राजस्थान ने नयो राजस्थान बना करके खड़े हो करा। और ये राजस्थान ने इतना मजबूत बनावा कि पानी की नहर तो मत ही चाल गया सी चोरंग पग को नहीं हुआ खुद को करता ही चोर भाग जाए करे। मैं लाइन पे काम करना चाहवा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन कर्षा जब थे सास देश हो। मैं पिछले 7 दिन हूँ आप लोगों के बीच में, सारे गांवों में आसपास के बोला गांवों में मिल लोग गया, सारा धरना पे गया, मुखिया लोगों के आओ इन जैन जी आ रहे हैं मीटिंग में आओ, मुखिया थे सारा आ गया, लेकिन नौजवानों ने थे साथ पल लिया। मैं क्या सीखेगा, क्या सिखा रहे अपन राजनीतिक पार्टी का लोग। कांग्रेस वाला हुआ है बीजेपी ने गाली दे, बीजेपी वाला हुआ है कांग्रेस ने गाली दे, तीसरा हुआ है दोनों ने गाली दे। ऐसी कहने आप क्या सीख रहे हैं, आप गाल देनी सीख रहे हैं अपने संस्कार में, और भी गाल के वातावरण में आप रहे आप इनका परिणाम क्या होया, गाल अपने घर मां पड़ गई और सारा घर बिखेर दिया। 2 भाई कोई भी एक जगह राजी नहीं है, सारा घर बिखेर दिया गाल। महिला इनका नहीं है, माना संस्कार नहीं मिले हैं। मैं चाहूंगा पीछे एक ही कारण है, और वो कारण है संवाद नहीं है, बात नहीं है आपस के अंदर, सकारात्मक बात नहीं है। मैं सेमिनार करना चाहूंगा गाँव की पंचायत की, और इस सेमिनार के अंदर आपने बच्चा ने सवाल किया पढ़ावा, खेती किया कर सवाल करा, और गांव के भाई अंदर भाईचारो कायम किया करा, और इस गांव ने मजबूत किया करा, जीवन स्तर ऊपर किया, उठाई पे काम करना चाहवा। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो करना जब चाहिए जब थे लोग साथ दे होगा, जब मैं काम नहीं कर पाऊंगा। बहुत अच्छा लोग अपने साथ हैं। श्याम सुंदर जी अपने पेड़ लगाना बताऊंगा, आऊंगा हर मीटिंग के अंदर, निश्चित आऊंगा, बुलाऊंगा। क्यों श्याम सुंदर जी आओगा कि नहीं आओगा, पेड़ों की आमदनी लेवा खेत के अंदर। हमारा बहुत साथी है कृषि विभाग के अंदर, एक वैज्ञानिक ये बिना बारिश के भी आप बहुत आमदनी कर सका खेता के अंदर, रास्ता है, मैं भी पे काम करना चाहूँ, लेकिन वो जदोसी मैं कौन करना चाहूँ, इन मार ले और इन पटक ले, थारे जज इन वोट दो, लेकिन चरण सिंह जी के संस्कार ने, दौलत राम जी आने के संस्कार ने, कुमार राम जी आने के संस्कार ने जिंदा करने को काम करना चाहूँ, मैं लाइन पे काम करना चाहूँ। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, मैं चाह रहा हूँ कि जयंत जी माने मार्गदर्शन देवे, और मैं मजबूती हूँ खड़ा हुआ। जयंत जी कई बार क्या करे कितने काम किया चला पीसा तो थारकन है को नहीं। मैं कहा जयंत जी एक बार मैं चाल पड़चा तो पहले तुम्हारे का नाना दो आना होता, जोड़ी मानता आना दो आना मिल जाता। अब मैं इतना भूख भी कौन मरा कि मैं एक 10-10 रुपया 100 रुपया भेड़ा करके नहीं चला दिया। इतनी स्थिति खराब मारी को नहीं, मैं सब मिल करके आंदोलन चलाऊंगा कि नहीं है, हाथ ऊपर करके सहमति दो सगड़ा। हाँ वही बात, अब 3 नारा लगा दो, पिंग बात जैन जी आपकी बहुत वतन देगा। पहलो नारो जो बुजुर्गों को दिए है, मेहनत हमारी लूट सरकारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेहनत हमारी लूट सरकारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेहनत हमारी लूट सरकारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दूसरा नारा जो कुछ उपजाएंगे ठेकों का पूरा मोल पाएंगे, जो कुछ उपजाएंगे पूरा मोल पाएंगे, जो कुछ उपजाएंगे पूरा मोल पाएंगे। अब एक बहुत दर्द भरा नारो, जब तक दुखी किसान रहेगा देखा होगा धरती पर तूफान रहेगा। थारा उत्तर है मेरे साथ है क्यों इलियास भाई है, खूब लगाएगा। तो हमारा एक कर्मठ साथी और बेटे मेरी अब नजर पड़ी राठौड़ साहब, जय सिंह जी राठौड़, हमारा नहर आंदोलन का पुरोधा रहे हैं, सब आगे लड़िया। मैं क्यों जय सिंह जी थालो नेता राजेंद्र जी का नहर काटी भाई, यहाँ चश्मा या टेटो करके देख सी तो थे जातिवाद को भाग जी से बोले मैं कालो मुंह करते हो धन्य है जय सिंह जी, निशा सुरवीर है आपने कभी है। तो मैं कहूंगा जब तक दुखी किसान रहेगा आपका होगा धरती पे तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे।
जहाँ जयंत चौधरी जी ने संकल्प ले लो आज, मैं आना चरण सिंह जी की जगह देखना चाहूँ दिल्ली के अंदर, शपथ ले लो आज। और राजस्थान में मैं मजबूत करने को काम करूंगा, एक एक गाँव गाँव ढाणी जाने को काम पड़ेगा। 3 साल के अंदर मेरा वादो है 24 घंटा आप लोगों की सेवा के अंदर रहूंगा और आगे आने मजबूत गाँव का बुढ़िया हंसता भैया कहता दौलत राम तू वहां लुगाइया ने और खराब कर सी घर उजाड़ गई थोड़ी सी। मैं कहता टावरा ने पढ़ाओ तो कहता कार और खोटी करासी क्या स्कूल भेजे हैं। और आज 70-75 साल बाद आप मानन लग गया छोरिया ने पढ़ावा बहुआ हुआ तो 2 लोग करके आवेंगे नहीं आवे ना। हाँ तो ये लोग पेंट छुटा लो बीती जल्दी आप मजबूत हो है। आई कहना चाहूँ धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष जी कृष्ण जी सारण से कि राजस्थान की आन बान और शान राजस्थानी पगड़ी हमारे पूर्व सांसद माननीय जयंत जी चौधरी को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। राजस्थानी पगड़ी जयंत जी चौधरी को पहनाएंगे प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण कुमार जी सारण। अब मैं अगले वक्ता के रूप में जिसके लिए आप रुके हुए, जिसको सुनने के लिए आप आए हुए हो, मैं आग्रह वीडियो देखने लग रही है, सुनो जिसको सुनने के लिए आप सुबह से लगातार बैठे हुए हो और आज के मुख्य आकर्षक से निवेदन करूं। उससे पहले मैं थोड़ा परिचय दे देता हूं। सुबह से ही यूपी से चलकर आए थे बागपत से सोमपाल जी राठी, उनका स्वागत है। और ब्रजेश जी चार, उनका भी स्वागत है। निवेदन रहेगा जयंत जी चौधरी से वो आए और अपना उद्बोधन दें। जयंत जी चौधरी। सामाजिक व्यवस्था यही सभी की इच्छा है तो चौधरी साहब आपको ट्रॉली में जाके बोलना है। और जो अन्य साथी उनसे निवेदन है कि वो ट्रॉली से नहीं ठहरे, ट्रॉली में जाकर के जयंत जी चौधरी अपना उद्बोधन देंगे ट्रैक्टर ट्रॉली में। ऐसा ही माइक लोकसभा में होता था, बटन करके। आज शहीद शमशेर जी के स्मृति में कार्यक्रम और मेरा सौभाग्य है कि ऐसे पावन वक्त पे, ऐसे पावन अवसर पे यहाँ आपके बीच मुझे आने का निमंत्रण मिला, मौका मिला, अवसर मिला। शहीदों के संबंध में ही किसी ने लिखा है कि चेहरे पे खौफ नहीं, चेहरे पे खौफ नहीं, चौड़ी गर्व से होती है। खुद की परवाह नहीं उन्हें, जिन्हें खुद की परवाह नहीं उन्हें, जिन्हें प्यार वतन से होता है। ऐसे हैं हमारे लोग जो सर पे कफन बांधकर देश की रक्षा के लिए, और उनके साथ साथ जो लोग तैनात हैं सीमा पे, वो तो है बहादुर और अपना शौर्य का परिचय वो देते हैं, लेकिन उनके घर के लोगों की बहादुरी भी है, उनकी भी कुर्बानियां हैं। भरत जी ने यहां से बात रखी और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि आज भरत से भी मेरी मुलाकात हुई और हमारे शहीद शमशेर जी के मूर्ति पे मैंने माल्यार्पण किया। और सही बात तो ये है कि ये वो क्षेत्र है जहां घर घर की वही कहानी है। यहाँ घर घर में जो नौजवान हैं वो अगर सर्विस कर रहे हैं तो वहीं पैरामिलिट्री और आर्मी में कर रहे हैं। और ये जो पीढ़ी यहां बैठी है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी युद्ध में आपका भी योगदान रहा है। ये काम सिर्फ इसलिए नहीं आप लोग करते कि हाँ हाइट अच्छी है, शारीरिक क्षमता है, कि बच्चा सोचे मेरी भर्ती हो जाएगी। वह मूल कारण नहीं है। मूल कारण है राष्ट्र के प्रति भावना। राष्ट्र के प्रति वह भावना जो शायद सबसे पवित्र है। और ये दुख की बात है, बहुत बड़ी वेदना है कि आप पे ही लोग अपने
सीमित विचारों को देश पर थोपने के खातिर आपका ही सौदा लोग करना चाहते हैं। आप ही को उल्टा उग्रवादी कह के, या चलो आंदोलन जीवी से तो किसी को आपत्ति नहीं, आंदोलन होता है तो समाज में सुधार होता है, देश में सुधार होता है। मैं तो खुल के कहता हूं आंदोलन जीवी हैं, लेकिन जैसे भैंस पे वो जोंक लग जाता है, परजीवी शब्द का प्रयोग कर देना, तो आज वक्त आ गया कि वे अपने जीवन यात्रा पे आत्म मंथन करे, विचार करे, वरना ये जो कील इन्होंने बिछाई है, ये मत सोचो कि चंद किसानों को रोकने के लिए बिछाई है, ये गांव के आपकी अगली पीढ़ी को रोकने के लिए बिछाई गई कीलें हैं। ये प्रतीकात्मक कीलें हैं। आपके जीवन में जो जो संघर्ष आपको करने पड़ते हैं, जो चुनौतियां आती हैं, जो सरकारों की कमियों के कारण आज भी जो भेद होता है, सरकारी योजनाएं बहुत बढ़िया बनती हैं लेकिन व्यवहारिक नहीं, सुनने में और कागज में और घोषणा में बहुत सुंदर लगती है, मीठी लगती है, लेकिन आपके लिए वो कड़वी घूंट साबित होती है। ये वो कीलें हैं। अगर आज आप अपने इस अस्तित्व के प्रश्न पर, अपने भविष्य के सबसे बड़ी चुनौती को नहीं संभालोगे और इस संघर्ष में अपना योगदान, छोटी हो बड़ी हो जैसी हो, अपनी आहुति नहीं दोगे, दूध का इतना बड़ा पवित्र गाय के दूध का गिलास हो और एक उसमें जो है थोड़ा सा जहर पड़ जाए तो बेकार है। और आज आपको यही कहा जा रहा है कि ये तो थोड़ा सा जहर है, छोटी घूंट है, भविष्य में बहुत अच्छा सौदा होगा। आज आप लोग नहीं समझ पा रहे, ये तो आपके फायदे के लिए लाए कानून। तरह तरह की बात आपको कही जाएंगी। जो छोटा किसान है, जिसमें कम भूमि है, उसे बताया जाएगा तुम्हें तो विशेष लाभ है, मोदी जी तो मसीहा है गरीब के, वंचित समाज के, व्यवस्था से बाहर रहने वाले व्यक्ति के। और ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनसे लड़ रहे हैं जो हावी हैं। मोदी जी के पास कुछ नहीं, मोदी जी का परिवार नहीं, फकीर आदमी। जो लोग ये तर्क देते, मैंने इतना शौकीन फकीर तो देखा नहीं जो कश्मीर के रोज सुबह शाम शॉल पहनते हो, इतने महंगे शौक, जिनके मित्र मंडली में सब लोग इतने बड़े बड़े शक्तिशाली ताकतवर लोग हों, जो करोड़ों अरबों रुपए के खर्चे से मंच बनते हों, बिना संसाधनों को जुटाए, जहां भीड़ ना आती हो, इतना बड़ा तंत्र का कोई हिस्सा मैंने कभी देखा नहीं। और बात वो कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वालों को अब मैं जहाज में चढ़ाऊंगा। खुद इतनी बड़ी हवाई यात्रा ले रहे हैं, कई हजार करोड़ का हवाई जहाज खुद अपने लिए मंगवा रहे हैं। ये देश की वो आवश्यकता नहीं है, ये देश में संसाधनों की कमी है। यहां सरकार अगर मुख्य धारा में रहने वाले चंद कॉरपोरेट लोगों के लिए देखभाल करेगी, उनके कहने पर कानून बनाएगी, तो राह पे जो आखिरी अंतिम छोर पे व्यक्ति है उसे क्या मिला? एक तूफान और दिए की लड़ाई, कौन जीतेगा? बराबरी की लड़ाई नहीं, बराबरी की कुश्ती नहीं है। ठीक है, गांव देहात से निकल के हमारे बच्चे काबिल हैं, उन्होंने अपना एक रहने का तरीका बनाया है, अपने अस्तित्व की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। उनपे कुछ उन्हें दिया नहीं गया, लेकिन फिर भी वो अपनी पहचान बना रहे हैं। लेकिन आप उनको झोंक देना चाहते हो एक ऐसे व्यवस्था में जहां उनका कुछ नहीं बचेगा। कोर्ट हो, वहां आपकी सुनवाई ना हो, ऐसा तंत्र इन्होंने बनाया। कल ही जो है मन की बात इन्होंने कही, वैसे सच पूछो तो मैं तो सुनता नहीं हूं, सुना नहीं जाता, लेकिन उन्होंने कही है मित्रों, अपनी बात कही उन्होंने, अखबार में छपी तो मैंने देखा। उन्होंने कहा कि कभी कभी छोटा सवाल होता है, वो बड़ा सोचने को मजबूर कर देता है इंसान। सही बात। मैं भी आपसे छोटा सवाल करना चाहता हूं मोदी, आपको रात में नींद कैसे आती है? इस पे विचार करिए, कैसे नींद आती है? आप खुद अपने आप से एक सवाल पूछिए, मोदी जी, क्या आप उस अभागे किसान के साथ न्याय कर रहे हो? जो आप दावा कर रहे हो कि ये व्यवस्था आ जाएगी, कॉर्पोरेट लोग जो है
जिनका एक ही धर्म होता है मुनाफा कमाना, वे लोग गरीब को, वंचित का ख्याल रखेंगे? ये विश्वास आप कैसे पाल रहे हो? या तो आप विश्वास गलत पाल रहे हो या आप हमें गलत बहका रहे हो। दोनों ही बात हो सकती है। ग्राहक को भी सस्ता सौदा मिल जाएगा, किसान को भी बेहतर भाव मिल जाएगा, और जो उपज हमारी नष्ट होती है मंडी की अव्यवस्था के कारण, जो खरीदी नहीं जाती या जो बेकार हो जाती है क्योंकि हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज नहीं है, वह व्यवस्था भी सुधर जाएगी। ये सारी बात कैसे हो सकती है? और गरीब को भी फायदा मिल जाएगा, आय दुगनी हो जाएगी किसानों की। कैसे दुगनी हो जाएगी? अब ये कहते हैं काले कानून, क्यों कहो इनको? कानून तो असंवैधानिक है, लेकिन कानून के पीछे की नियत पर भी सवाल उठता है। मैं ये सवाल मोदी जी से पूछना चाहता हूं। हम सिर्फ कानून के इस अस्तित्व पे, स्वरूप पे सवाल नहीं उठा रहे, हम तो नियत पे सवाल उठा रहे। नियत सही होती, अगर किसान हितैषी सरकार होती, तो आप खुद सोचो ठंडे दिमाग से, इन्होंने ही तो कानून बनाया था कि अगर पराली कोई किसान जलाएगा तो 1 करोड़ का जुर्माना उस पर लगाया जाए। क्या उस किसान की जमीन का भाव भी 1 करोड़ है? उसकी कई पीढ़ियां इतना पैसा कभी देखा नहीं, कहां जोड़ जोड़ के इतना पैसा कभी कमा पाएंगी? उसको आप जेल में डालने की, इतना बड़ा जुर्माने लगाने की व्यवस्था बना रहे हो। क्या कोई किसान हितैषी कभी भी ऐसे प्रस्ताव पे भी हस्ताक्षर कर सकता है, पारित कर सकता है ऐसा कानून? रात में कर दिया। क्यों? बताएगा सुप्रीम कोर्ट का दबाव है। मैं ट्रैक्टर चला के आया हूं, मुझे तो नया ट्रैक्टर सौंपा गया, लेकिन गांव में जो ट्रैक्टर है कितने साल चलाते हुआ? 20-20, 30-30 साल चलते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आती। और दिक्कत आती भी हो तो क्या करोगे आप? महंगी चीज है, सबके बस में नहीं है, और जो लिया गया है उसके बचाव में उसे जितना लंबा चला सके, ये आपकी पूंजी है, इसे क्यों बेकार करेगा कोई किसान? क्या किसान हितैषी सरकार ऐसे नियम को का पालन करती जो कहे कि 10 साल बाद नया ट्रैक्टर लेना पड़ेगा? और वह कहते साहब सुप्रीम कोर्ट का दबाव, और वही सरकार कहती है भाई 18 महीने के लिए टाल देंगे, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे देंगे कि भाई हम क्या करें। 18 महीने की हमने बात कह दी, किसानों ने मान ली, और 18 महीने बाद जब फांसी फिर दोबारा आएगी तो कह दिया जाएगा ये तो सुप्रीम कोर्ट का दबाव, और फिर कहें हम मजबूत सरकार है। तो सरकार तो पंगु है, जो कोर्ट के किसी दलील के आगे टिकती नहीं या किसान का पक्ष वहां रखती नहीं। जब विपक्ष में थे बहुत बढ़िया बढ़िया बात करते थे। इन्होंने कही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, सरकार संभाली, सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी, ये तो लागू हो नहीं सकती, इतने संसाधन है नहीं। इन्होंने कहा, अब फिर से तब से दावा करने लगे हम तो कर दिया, हमने तो दे दिया भाव। एमएसपी तो कागज पे है, एमएसपी किसी फसल को उठा के देख लो, कैसे कैसे करके प्रयास करके आप यहाँ पैदावार कर रहे हो। थार के इलाका रेगिस्तान है तो आपने बसाया है, लेकिन आप जानकार हो, किसी भी फसल को उठा के देख लो, बाजरे का भाव है सरकार का 2150 रुपए और 1100-1200 में बिकाओ। सरसों का रेट, गेहूं का रेट, धान तो है ही नहीं यहाँ, कभी नहीं, सोच नहीं सकते आप। किसी भी फसल का जो सरकार का रेट है वो देखोगे और मंडी पे किसान को मिल क्या रहा है, ये आकलन करोगे तो आपको एहसास हो जाएगा कहां है किसान, कहां टिक रहा है, उसे क्या मिल रहा है, क्या उसके साथ न्याय है। इन्होंने 2018 में एक नए कानून की शुरुआत की और वह आए थे, सितंबर की बात मैं बता रहा हूं, चौधरी छोटू राम जी की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम था और उन्होंने घोषणा करी, मंच से मोदी जी ने कहा कि हमने एक नई योजना चालू की है, प्रधानमंत्री आशा योजना, अन्नदाता आय सुरक्षा योजना। किसी को पता नहीं है यहाँ, मुझे नहीं लगता कोई एक भी लाभार्थी होगा तो मुझे बता दो, एक भी लाभार्थी यहाँ नहीं पाएगा। योजना क्या है? योजना थी कि भाई मंडी में जो भाव है और एमएसपी जो रेट है सरकार का, जो न्यूनतम सरकार तय करती है, अगर दोनों में अंतर होगा तो भरपाई सरकार करेगी, राज्य भी शामिल होंगी, केंद्र सरकार उनकी मदद करेगी। अब वह योजना बिल्कुल गोल है, वह ठप है,
वे चला ही नहीं गई इनसे। पहले साल में इन्होंने 1400 करोड़ दिया, 2018 में एक भी रुपया नहीं खर्च किया। अगले साल 1400 से बढ़ा के बजट 1500 करोड़ कर दिया और सिर्फ 322 रुपए उस मद में खर्च हुए। वो भी पता नहीं कहां खर्च हुए, किसे मिले, क्या मिले, सब ऐसा ही है। हिसाब किताब इनका हवाई। अब जो बजट आया है किसान आंदोलन के बीच, जब हम कह सकते हैं भाई इतना बड़ा दबाव है, इतनी बड़ी चर्चा है, अखबार वाले भी रोज छाप रहे हैं कि इतने किसान, वहां किसान, यहाँ किसान, दिल्ली में किसान, सर पे किसान बैठ गए सरकार के। मोदी जी भी घबरा रहे होंगे बैठे बैठे। भाई आम आदमी तो यही सोचता है कि हम जो कर सकते हैं यही कर सकते हैं। हम मीटिंग बुलाएंगे, आंदोलन करेंगे, धरना देंगे, दबाव बनाएंगे। इस बड़े व्यापक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के बीच भी जो इन्होंने बजट दिया, उसी प्रधानमंत्री आशा योजना, जो इतनी आशावादी योजना खुद इन्होंने बनाई है, उस योजना का बजट काट दिया और 1400 करोड़ से सिर्फ 400 करोड़ दिया। क्या 400 करोड़ देके पूरे देश के किसानों को आप एमएसपी दे दो? इन्हें भी मालूम है कि एमएसपी नहीं मिल रही और ये कह दे रहे तुम चिंता क्यों करते हो? एमएसपी तो थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। तो ये तो हवाई यात्रा है, जमीन से तो कोई इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। और जो चौधरी चरण सिंह जी ने काम किया, जो आपके क्षेत्र के दौलतराम सारंग जी की जो सोच थी और प्रयास थे, कुंभाराम आर्य जी की जो कोशिश थी, वे खेती को भी समझते थे। सरकार का कौन सी ऐसी योजना बनाई जाए जो लाभ आपको दिया जाए, वह बात भी वो समझते थे, जानते थे और करते थे। चौधरी साहब की तो कभी उनको मौका नहीं मिला। देश में सरकार कितने दिन चली, लेकिन फिर भी उनका नाम क्यों लेता है किसान? क्यों? उसे मालूम है कि जो अवसर मिला, जो कलम में स्याही आपने भर के दी, उन्होंने वापिस जवाब में जो खून का जो एक सौदा और रिश्ता है, वो रिश्ते की उन्होंने कदर करी, काम किए। आज इस सरकार के सारे मामले हवाई झूठ। और मैं नहीं समझता, चौधरी साहब तो हर सवाल पे, मेरे बाबा कहा करते थे कि ऊपर से नीचे लेके बात पहुंचती है। अगर कोई नेता ही खराब उदाहरण पेश करेंगे तो नीचे क्या होना है? अगर प्रधानमंत्री ही झूठ बोलेंगे, और उनके पार्टी के तो उस समय अध्यक्ष थे, अब गृह मंत्री, वो कहते हैं भाई झूठा प्रचार तो होता है, चलाओ फैलाओ, तो नीचे जो उनकी सिपाही है, दरोगा है, वो क्या करेंगे? उन्हें तो पूरी छूट है। अब राजस्थान की भोली भाली जनता क्या करे? आपने 25 सांसद आपसे मांगे गए थे, कहा डबल की ट्रेन लगेगी, डबल इंजन ग्रोथ होगा। दिल्ली में जो है, राजस्थान में ऐसा आदेश दे दो कि मोदी जी के हाथ मजबूत हो जाएं। आपने कोई कसर छोड़ी क्या? सारे एमपी हैं, शरीर से अच्छे हैं, चेहरे से चमक है, घर की स्थिति मैं नहीं जानता, लेकिन रीढ़ की हड्डी नहीं है। मोटापा है शरीर में, रीढ़ की हड्डी नहीं है। और रीढ़ की हड्डी होती एक दिन खड़े होकर किसी मंच पे, अरे कमरे में बंद करके जाके मिलो प्रधानमंत्री से, कमरा बंद करके, जो चटकनी लगा के, किवाड़ बंद करके, और पूछो कि प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हो? हम कहां जाएंगे? हम कहां से अपने, क्या किसान से मुकाबला करना है हमें? उल्टा देखो क्या हो रहा है। संजीव बालियान मुजफ्फरनगर भेजे गए, पहले तो सबको बुला के उल्टी डांट लगाई कि तुम क्या कर रहे हो, ये तो जाटों का आंदोलन है। ये कोई जाट का आंदोलन है? जो आदमी किसान को संगठित होना देखना नहीं चाहता, वह ऐसी भाषा बोलेगा। जैसे अंग्रेज डिवाइड एंड रूल करते थे, ये भी हमें बांटना चाहते हैं। खैर, उन्होंने दिल्ली में बुलाए सारे नेता एक जाति के, और उन्हें खूब धमकाया। गृह मंत्री बैठे थे और उनके अध्यक्ष बैठे थे, और खूब उन्हें उल्टा धमकाया। रीढ़ की हड्डी होती तो वहां खड़े होकर बता देते क्या सच्चाई है, कि जाटों का सवाल नहीं, किसानों का है, और किसान आपसे बेहद नाराज है और आगे नहीं समझेगी बात। किसी से नहीं बोला गया और उनको डांट के भगाया गया, और वहां से हो गए मुजफ्फरनगर। और गांव में जब वो पहुंचे तो गांव में एक नौजवान है, भाई नौजवान ने करवट ले ली। नौजवान समझ गए नौकरी मिल नहीं रही, खेती पे आफत है, अब क्या करेगा नौजवान? उन्होंने एक नारा दे दिया, किसान एकता जिंदाबाद।
अब ये बात किसी को बुरी नहीं लगनी चाहिए। भाई गांव में जा रहे हो, तुम्हारा विरोध नहीं हो रहा, हम तो यही कह रहे हैं किसान एकता जिंदाबाद। तुम्हें क्यों बुरी लगी बात? उल्टे मारपीट पे उतर आए। जिस गांव में गए, जो लड़कों ने विरोध किया, उन्हीं को जो है उनके जो साथ में चलते हैं गुंडे, भाई सत्ता के साथ तो इसी तरह के लोग रहते हैं। जब इन्होंने झूठ बोलना और इसी तरह के कामों को बढ़ाना है तो यही लोग हैं इनके पास। हमारे सिपाही हैं कृष्ण कुमार सारंग जी, बढ़िया बात बोल रहे थे, भाषा भी अच्छी लग रही थी, ईमानदारी की बात कर रहे थे। ऐसी बात कौन करता है राजनीति में? कम लोग हैं, क्योंकि आपने मजबूत नहीं कर रखे तो उनके गुंडों ने उल्टा फैला किसानों। और फिर वही बात जाके कहा और कुछ है नहीं रास्ता, कहा जी ये तो वहां मस्जिद से अजान हुई। गांव के लोग किसान है, वे पिट रहे, चोट उन्हें लग रही, कहा जा रहा कि ये हिंदू मुस्लिम इशू है। किसानों से इसका कोई वास्ता नहीं। अगर रीढ़ की हड्डी होती किसी एक में, अरे इस्तीफा दे दो। आज मैं एमपी नहीं हूं, चौधरी अजीत सिंह जी एमपी नहीं है, लेकिन जब 2 मिनट में उन्होंने वहां गाजीपुर बॉर्डर पे पूरी सरकार लग रही थी, तंत्र लग रहा था कि तंबू खाड़ो, लट बजा दो, और ना जाने क्या क्या उनकी मंशा थी। 2 मिनट नहीं लगे, चौधरी साहब ने खून की पुकार सुनी और बात करी, और वह असरदार बात हुई। क्या ताकत पद से है? समाज में आपका दायरा किसी पद से है, इज्जत किसी पद से है। चौधरी साहब चाहते तो वे पद पे बैठे रहते, सौदा करना है सौदा कर लो, ईमान बेच लो, लेकिन आगे क्या बचेगा? लंबा चलना है तो समाज के साथ रहो। मैं भारतीय जनता पार्टी के छोटे हो बड़े हो जैसे भी हूं, मैं आपको एक खुली राय दे रहा हूं। आज ये एक रेखा खींची जा रही है, ये लक्ष्मण रेखा है। जो इस ओर है वह धर्म को मानता है, वो किसान को मानता है, वो देश को समझता है, वह समाज के साथ चलने वाला आदमी है। और जो उस ओर, आप किसान के साथ मुकाबला करोगे, आप किसान को परजीवी कहोगे, आप किसान को उग्रवादी कहोगे, और आप सोचोगे आप दंड नहीं मिलेगा। सीमित समय तक ये स्वार्थ है, सीमित समय तक आपका स्वार्थ बचेगा, और जब मौका मिलेगा तो ये पलटी ऐसी खाएगी पब्लिक कि आप पे रास्ते सारे बने। आज ही वक्त है, लोहा गर्म है। मैं फिर कहता हूं, आप भी ये कोशिश करो। धरने पे भी जा रहे हो, यहां भी आ रहे हो, बड़ी बड़ी पंचायतों का आयोजन हो रहे हैं, जा रहे हो, जरूरी है, क्योंकि ताकत संख्या दिखेगी, इनकी आंखें खुलेंगी, इन्हें लगेगा भाई हमारी तो वोट खिसक रही है। लेकिन साथ साथ वो बीजेपी के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, आपकी तो इतनी मीठी वाणी है। मैं तो यही राय दूंगा, ये मत सोचो कि हम कांग्रेस में हैं, हम लोकदल में हैं या किस पार्टी में हैं। भाजपा के नेताओं को बुलाओ भी, प्यार से बैठाओ भी, उनके ऐसे एक हाथ फेर के उन्हें समझाओ भी, उन्हें कहो भाई ये मौका। अगर इंसानियत बच रही है, रग में खून है, मैं खून की बात कर रहा हूं। किसी के आंसू बहते तो किसी के भी आंसू जो है टपकना शुरू हो जाते हैं। सामने वाला रोएगा, सामने वाले की कोई पीड़ा होगी तो जो उसको देखता है तो वह भी भावुक हो जाता है। ये उसकी इंसानियत का प्रमाण है। आप किसी के दाह संस्कार पे चले जाओ और राह चल रहे हो, देख रहे हो कि वहां हो रहा, परिवार के लोग वहां फूट फूट के रो रहे हैं, आपका भी रोना निकलेगा। ये साबित करता है, इससे रोने से आप कमजोर नहीं है, आपकी भावनाएं जिंदा हैं, आपके अंदर खून है। आज 200-250 किसान कहते हैं कि इस लड़ाई में चले गए, और वहां आप कह रहे हो साहब ऐसे तो खुद ही ऐसे गांव में मर जाते, क्या बात है? आप खिल्लियां उड़ा रहे हो, मजाक कर रहे हो। ये कोई बाहर से लोग हैं, ये भी तो आप ही के लोग हैं। इनका दर्द आप महसूस ना करो, मतलब आपके खून में आपको कोरोना नहीं मार सकता, आप तो वैसे ही मर चुके हो। आपको कोई मास्क वास्क पहनने की जरूरत नहीं, टीका लगाने की जरूरत, सबसे पहले टीका लगा रहे हैं, टीके की जरूरत नहीं है, पहले तो खून की जांच कराओ। ये जब तक आप छोटे बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं कहोगे, वो शर्मिंदा ना महसूस हो, तब तक बात नहीं बने। बाकी कानून के संबंध में आप बहुत विद्वान हो, मैं एक ही बात कहूंगा,
मोदी जी को बहुत लोग जानते नहीं। देखो, कहते हैं, दावे हैं उनके, मैं नहीं कहता कुछ, खुद ही कहते हैं भाई चाय मैंने बेची। उनकी चाय पीने वाला आज तक कोई आदमी मिला नहीं। उन्होंने कहा मैं यूनिवर्सिटी में मैंने डिग्री हासिल की, उनके साथ पढ़ने वाला कोई उनका मित्र, कोई दोस्त आज तक सामने नहीं आया। बहुत लोग नहीं समझ पाते किसी के मन में इतना बड़ा पिटारा कैसे हो सकता है कि इतनी सारी मन की बात हो। तो बहुत लोग उन्हें करीब से नहीं जानते। जो आप देखते हो वे सब कुछ एक मुखौटा है, एक प्रस्तुति है। उस प्रस्तुति के पीछे सारी चीज सोची समझी होती हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा तंत्र है। जो पहले फिल्म की स्क्रिप्ट लिखा करते थे, आज मोदी जी के भाषण लिखते हैं। वह स्क्रीन लगाई जाती है, आप देखते हो कभी मोदी जी यहाँ देख रहे हैं, कभी वहां देख रहे हैं, वो पढ़ के सुना रहे हैं। तो एक जैसे एक्टिंग में होता है भाई, आमिर खान देखोगे एक फिल्म में पहलवान बन गया, दूसरी फिल्म में दोबारा पतला हो गया। तो उसी तरह से बहरूपिये की तरह इनकी बोलचाल सब कुछ ये बदलते रहते हैं, ड्रामेबाजी है। तो बहुत लोग उन्हें जानते नहीं। मैं उनकी एक बात पकड़ गया, पूछो क्या बात है उनकी, मैं समझ गया उनकी एक बात। आप उनके किए गए हर काम को देखोगे, वो एक ही तरीके का काम करते हैं कि आदमी को सोचने को मजबूर हो कि भाई कुछ तो किया ही होगा। समझ में नहीं आती क्या हुआ कि कुछ तो होगा, आज नहीं कल फायदा जरूर हो सकता है। जब कह रहे हैं विश्वास करो। जैसे बच्चे कोक पीते हैं, ये पेप्सी पीते हैं, पीने को तो अच्छी लगती है, लेकिन उसके अंदर क्या चीज है किसी को पता नहीं, फॉर्मूला नहीं मालूम किसी को। ये है कि चलो अच्छी है, ले लो लोग। इन्होंने नोटबंदी की, तरीका मैं बताता हूं क्या है उनका तरीका। ये है कि जो तंत्र है, जो व्यवस्था है, पहले उसको उजाड़ो। जब वो व्यवस्था उजड़ेगी, उस व्यवस्था से जुड़े हुए जो लोग हैं जिन्हें फायदा मिल रहा है थोड़ा बहुत, वे अपने बचाव में जुटेंगे। और जिन्हें उस व्यवस्था के जो लोग बाहर हैं, उन्हें लगेगा कुछ हिस्सा हमारे आएगा। नोटबंदी क्या थी? यही थी। नोटबंदी यूपी चुनाव के जस्ट पहले वो लाए। हमारी यहाँ माता बहनें भी बैठी हैं घर घर में, जिन्होंने बचत की थी, जुटा रखे थे, सब उसकी बचत में लग गए भाई कैसे उसको कन्वर्ट करो, क्योंकि नकदी थी सबके पास। यहाँ बैंक के खाते भी सब पे नहीं थे, क्रेडिट कार्ड तो कोई समझ करता ही नहीं था। अपनी पूंजी बचाने में लग गए आधे लोग। और जो बेहद गरीब लोग, उन्हें जाके कहने लगे भाई 15 लाख की बात हुई थी और पहली किस्त आने वाली। वो ये कर रहे, कह रहे भाई मंडी तो तुम्हारे यहाँ है नहीं, सरकार खरीदती नहीं, ये तो पंजाब में है मंडियां, हर 10 किलोमीटर में हरियाणा में है, वहां के ये तो किसान नहीं, तो आड़ती लोग हैं, इनका तो व्यापार है, इन्हें फायदा मिल रहा है, प्रति व्यक्ति आय इनकी 10 गुना है। तुम यहाँ कमजोर हो, तुम्हारे यहाँ पैदावार नहीं, तुम्हारे यहाँ मूंगफली कोई सरकार खरीदती नहीं, तुम यहाँ बाजरा करते हो कोई सरकार खरीदती नहीं। अब अडानी जी आएंगे या अडानी जी के कोई नौकर आएगा और सीधा आपसे खरीदेगा। बताओ तुम्हें इसमें क्या बात बुरी लग रही है? क्या इसमें हानि होगी तुम्हें? तो जो छोटा किसान है, जो गरीब किसान है, उसे कहेंगे तुम्हें तो फायदा है, ये तो बड़े लोगों का खेल है। तो ये वही उदाहरण, दूसरा उदाहरण है। कई ऐसे उदाहरण जीएसटी में भी वही हुआ। जो बड़े लोग हैं, जो सक्षम थे, वे समझ गए उस तंत्र को, वो फायदा उठा रहे हैं। अब जो कह रहे भाई काला धन बाहर से आएगा, काला धन बाहर से आएगा, ये बात कही थी उन्होंने। एक स्वामी जी हैं रामदेव जी, उन्होंने कहा भी 35 रुपए में पेट्रोल डीजल मिलेगा, पेट्रोल का भाव 35 रुपए हो जाएगा अगर काला धन वापस बाहर से आ गया। और आज 535 रुपए की खुद दवाई बेच रहे हैं। काले धन की बात हुई थी, काले कानून लाए, ये भी काले कानून है, इनके से भी फायदा कुछ ही लोगों को होगा, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रही। वो कह रहे साहब कुछ तो होगा, चलो चेंज तो है। ये है रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब क्रांतिकारी परिवर्तन। लेकिन इस देश में, जिस देश में 80% लोग जिस काम पे निर्भर हों, जुड़े हुए हों, उस व्यवस्था को पूरी तरह से खारिज कर दो, तो ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन में तो खून बहेगा और नुकसान होगा, हानि होगी। और सिर्फ ये मत सोचो कि पंजाब के किसानों को होगी, यहां भी होगी। आज अगर वह लोग घिर गए और अकेले रह गए, अकेले पड़ गए, कमजोर पड़ गए, तो कल आपकी बारी और आप तो पहले ही जो है कमजोर हो।
तो इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है। बाकी आप समझदार हो, मैं ज्यादा बात ना कहते हुए, क्योंकि मुझे तो ये बात खटकती है, लोग कहते भाई समय कम है इसलिए इनको बुला रहे। समय कम नहीं, अभी पूरी लाइफ पड़ी है, लेकिन फ्लाइट का समय निर्धारित है, फ्लाइट का समय है। तो मैं आखिर में एक कविता सुनाना चाहता हूं खेती पर, किसान पर, और फिर मैं अपनी बात रखता हूं, समाप्त करता हूं। हाँ जी, 1 मिनट। शहीद पे और खेती से किसान पर है, जय जवान जय किसान, तुम दोनों के बल पर कायम है देश का स्वाभिमान। जब कभी दुश्मन ने बढ़कर सीमा का किया पार, सीमाओं पर खड़े हो गए हमारे जवान सीना तान। यश गान तुम्हारा गाते हैं अतीत और वर्तमान, जय जवान जय किसान। ओ भारत के कर्मठ किसान, तुम अन्नदाता कहलाते हो, श्रम की पूजा में ही अपने जीवन की भेंट चढ़ाते हो। सैनिक लड़ते हैं रणभूमि में, तुम उन्हें सशक्त बनाते हो। भोजन देकर पूरी दुनिया को अपना कर्तव्य निभाते हो, जय जवान जय किसान। धन्यवाद। जय जय। राहुल स्वामी, पैक करो, जल्दी पैक करो। यहाँ पे बंद कर दो जल्दी।